राष्ट्रपति ने भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण के लिए झारखंड समेत 9 राज्य सचिवों और 68 जिला कलेक्टरों को भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किए। राज्य के 9 जिलों को भी मिला पुरस्कार। गुमला में 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली ने डीआईजी के समक्ष किया आत्मसमर्पण। विभिन्न जिलों में 44 से अधिक मामलों में लंबे समय से पुलिस को थी तलाश। रांची सांसद संजय सेठ ने राज्य सरकार पर लगाए कई आरोप। कहा, रांची में पीडीएस डीलरों को 18 माह से नहीं मिला कमीशन। शिलान्यास के बाद भी सड़क परियोजनाओं पर नहीं शुरू हुआ काम। और झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय। 24 तारीख तक राज्य के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना। अगले 72 घंटों में कई जगहों पर वज्रपात की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में व्यापार तथा संचार में सुधार होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बीते 9 साल से लगातार विकास का गवाह बन रहा है। ऑप्टिकल फाइबर हो या परिवहन के साधनों या बंदरगाहों का विकास, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना हो या फिर शिक्षण संस्थानों का निर्माण, विरासत को सहेजकर अंडमान ने नए आयाम गढ़े हैं। पहले की सरकार के समय अंडमान निकोबार में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। ये हमारी सरकार है जिसने पोर्ट ब्लेयर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। 9 साल में यहाँ पे इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ है जो कि मुझे लगता है 70 साल में कभी हम लोगों ने भी नहीं सोचा था। पोर्ट ब्लेयर स्थित वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। समारोह में वे वर्चुअली रूप से मौजूद रहे। ये नया टर्मिनल प्रकृति के अनुकूल है। ऊर्जा संरक्षण का यहाँ खास ख्याल रखा गया है। सीप के आकार जैसे दिखने वाले इस टर्मिनल में दिन के वक्त लाइट की जरूरत नहीं होगी। ये सूर्य की रोशनी से ही रोशन रहेगा। 710 करोड़ रुपए की लागत से बने इस टर्मिनल का क्षेत्रफल 40,837 वर्ग मीटर का है। इसकी क्षमता प्रतिदिन 4,000 यात्रियों से बढ़कर 11,000 यात्रियों की हो जाएगी। 28 चेक इन काउंटर, 3 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज और 10 विमानों के पार्किंग की सुविधा यहाँ रहेगी। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि एयरपोर्ट से पर्यटन और आर्थिक विकास को पंख लगेंगे। हम जब पहले उस टर्मिनल में जाते थे तो हमें बहुत लग रहा था कि कितना छोटा सा है। हम यहाँ से बाहर जाते तो वहाँ की टर्मिनल को देखते तो हमें बहुत अफसोस फील होता था। बट अब इस टर्मिनल में आने के बाद हम खुद को बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसी जगह है जिसने सबसे पहले स्वतंत्रता पाई, लेकिन विकास में कहीं पीछे छूट गया। ये सब विपक्षी सरकारों की नीति और उनकी कार्यशैली की वजह से हुआ। वे सिर्फ परिवार का ही भला करने में लगे रहे। कुछ दलों की स्वार्थ भरी राजनीति के कारण विकास का लाभ देश के दूर दराज वाले इलाकों तक पहुंचा ही नहीं। ये दल उन्हीं कामों को प्राथमिकता देते थे जिसमें इनका खुद का भला हो, इनके परिवार का भला हो। नतीजा ये हुआ कि जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं, जो हमारे आइलैंड्स हैं, वहां की जनता विकास से वंचित रही, विकास के लिए तरसती रही।
इस दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ पार्टियों की स्वार्थी राजनीति के कारण देश का विकास सुदूर इलाकों तक नहीं पहुंच पाया है। ये पार्टी उन्हीं कामों को प्राथमिकता देती थी जिनमें उनका फायदा हो। देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, ये अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो, अजीत पवार और चिराग पासवान समेत 38 दलों के नेता इसमें शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जेपी नड्डा और तमाम जो नेता हैं इन दलों के, वो सभी प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए मंच पर। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त दिल्ली के अशोका होटल से हम देख रहे हैं, जिसमें कि 25 साल एनडीए के इस सेलिब्रेशन के साथ, इस टैगलाइन के साथ ये बैठक इस वक्त 38 दलों की जा रही है। और लगातार, क्योंकि एनडीए के घटक दल पिछले एक हफ्ते में कुछ और जुड़े हैं, और बिहार में तो अगर हम देखें तो बहुत सारे दल ऐसे रहे जो कि नीतीश कुमार के साथ थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उन्होंने सीधे तौर पर रुख कर लिया एनडीए का। वो सब चेहरे भी यहां पर इस वक्त मंच पर दिखाई दे रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल भी नए महागठबंधन की रूपरेखा बनाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए 11 सदस्यीय समन्वय समिति गठित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में 2023 के भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के प्रमुख घटकों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले झारखंड समेत 9 राज्यों के सचिवों और 68 जिला कलेक्टरों को प्रदान किए गए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि इससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी और लोग सरकारी कार्यक्रमों का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। प्रक्रिया से भूमि विवादों से जुड़े लंबित अदालती मामलों को बड़े पैमाने पर कम करने में मदद मिलेगी। वहीं राष्ट्रपति ने कहा कि डिजिटल इंडिया को मजबूत बनाने की दिशा में हमें लोगों को भूमि का डिजिटल पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित करना होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा भ्रष्टाचार पर लगाम और किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय डेटा सरकार के पास होगा। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों ये पुरस्कार प्रदान किए गए। झारखंड के 9 जिलों गुमला, दुमका, गिरिडीह, चतरा, खूंटी, लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा इसमें शामिल हैं।
जिला गिरिडीह श्री विल्सन बेंगरा एडिशनल कलेक्टर और उनके ग्रुप के सदस्य। जिला गुंडा श्री सुशांत गौरव डेप्यूटी कमिश्नर कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उनके ग्रुप के सदस्य के साथ मंच पर मौजूद जिला खुंची श्री शशि रंजन डेप्यूटी कमिश्नर और उनके समूह के सदस्य। जिला लोहरदगा श्री वाघमारे प्रसाद कृष्णा डेप्यूटी कमिश्नर और उनके समूह के सदस्य। जिला पश्चिमी सिंहभूम श्री अनन्या मित्तल डेप्यूटी कमिश्नर और समूह के सदस्य। सरायकेला खरसावान डेप्यूटी कमिश्नर श्री अरावा राजकमल और समूह के सदस्य। जिला सिमडेगा श्री अमरेंद्र कुमार सिन्हा एडिशनल कलेक्टर और उनके समूह के सदस्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल सहारा समूह के 10 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं के लिए अपने पैसे वापस लेने में मददगार होगा। जमाकर्ताओं की डूबी हुई रकम वापस करने के लिए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की है। पोर्टल पर जाकर निवेशक अपने पैसे वापस लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही उनका आवेदन स्वीकार होगा, उसके 45 दिनों के अंदर उनकी रकम उनके खाते में पहुंच जाएगी। इस पोर्टल का फायदा सहारा समूह के उन जमाकर्ताओं को होगा जिन्हें लंबे समय से उनकी राशि का रिफंड नहीं किया गया है। पोर्टल लॉन्च करते हुए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने छोटे निवेशकों की चिंता की है, जिससे 5,000 करोड़ रुपए वापस 1 करोड़ 7 लाख लोगों को मिलेंगे। मित्रों, लगभग 1 करोड़ 7 लाख निवेशकों को ये पोर्टल के अंदर पंजीकरण करने का अधिकार है, जिनकी पूरी राशि लौटाई जाएगी। और कुल मिलाकर 4 करोड़ निवेशक हैं जिनको 10,000 रुपये तक की राशि प्रथम दृष्टि से उनको वापस दी जाएगी। ये मोदी सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि मल्टी एजेंसी सीजर होने के बावजूद निवेशकों के हितों की चिंता की गई। करोड़ों लोग जिनकी गाढ़ी कमाई कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंस गई है, उसकी वापसी के लिए कानूनी लड़ाई शुरू की गई ताकि निवेशकों के हितों का ख्याल रखा जा सके। पहले चरण में उन निवेशकों को पैसा लौटाया जाएगा जिनकी 10,000 से लेकर 30,000 तक की रकम सहारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियों में फंसा हुआ है। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 5 लाख रुपए के इनामी सब जोनल कमांडर खुदी मुंडा ने आज डीआईजी अनूप बिरथरे के समक्ष आत्मसमर्पण किया। करीब 25 वर्षों से संगठन में सक्रिय इस नक्सली के विरुद्ध गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और लातेहार जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 44 मामले दर्ज हैं। इस दौरान डीआईजी ने कहा कि सरकार की आत्मसमर्पण नीति नई दिशा, एक नई पहल के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। रोजगार के बारे में सीखने के लिए ट्रेनिंग इनको खुली जेल में दी जाएगी और इनके परिवार को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं, तो ये सारी जो है एक्सीलेंट सुविधाएं जो है झारखंड सरकार की हमारी इस नीति में हैं। तो हम लोग इनके माध्यम से और जो बचे हुए लोग हैं, यहाँ रंथू उड़ाव जैसे कमांडर हैं और भी बचे कुछ लोग हैं, उनको भी हम लोग आप लोगों के माध्यम से आमंत्रित करेंगे कि वो लोग भी आए और आत्मसमर्पण नीति का लाभ लें।
इस दौरान आत्मसमर्पण करने वाले खुदी मुंडा और उनके परिजनों ने कहा कि आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर उन्होंने ये फैसला लिया है। पुलिस पदाधिकारी पर रहने पर झारखंड सरकार का जो पुनर्वास नीति है योजना के तहत खुश होकर हम सरेंडर किए हैं। कहाँ भटकत रहे हमके तो पता नहीं रहे, लेकिन एखन सरेंडर हो जाते तो बहुत खुश लगा थे। रामगढ़ जिले के पतरातू में बीती रात हुई पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ को लेकर आज वहां सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सीआईजी की टीम ने डीएसपी जेपीएन चौधरी के नेतृत्व में घटनास्थल पहुंचकर जांच की। अपराधियों के संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। कल अपराधियों द्वारा फायरिंग में 2 पुलिस के जवान घायल हुए थे। सीआईडी स्तर से जांच चल रही है, क्या घटना घटी, कैसे घटना घटी है, कितने लोग कौन इन्वॉल्व है। रांची के सांसद संजय सेठ ने रांची समेत राज्य भर में गिरती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार को जमकर लताड़ा है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में सांसद ने कहा कि राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और वे पुलिस टीम पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए। श्री सेठ ने कहा कि रांची में पीडीएस डीलरों को 18 माह से कमीशन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि शिलान्यास के बाद भी कई सड़क परियोजनाओं पर काम शुरू नहीं हुआ है। कि अपने जीवन में हमने इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा, अपने जीवन में हमने इतनी लाल भिटाशाही नहीं देखी, और अपने जीवन में इतना सरकार का जनता के प्रति एक निगेटिव, मतलब जनता के हित में न काम करने वाली सरकार। अब जिस प्रदेश के अंदर डीएसपी सुरक्षित नहीं, जिस प्रदेश में पुलिस सुरक्षित नहीं, दरोगा सुरक्षित नहीं, उस प्रदेश का मालिक का क्या कहना। वो तो फोटो सेशन के लिए गए हैं, वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने गए हैं। राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। रांची में ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन गोली नहीं चलती। मैं तो चुनौती देता हूं, एक दिन पुलिस बता दे कि जिस दिन रांची में गोली नहीं चली। महिलाओं और बच्चों के सुरक्षित पुनर्वास को लेकर रांची में आज राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, राज्य महिला आयोग के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। महिलाओं और बच्चों के मुद्दे पर आयोजित रांची में राज्य स्तरीय कार्यशाला के दौरान राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में महिलाओं और बच्चों के पलायन पर रोक लगाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। कि जब कोविड के समय में सारे वर्कर्स को वापस लाया गया तो उनका एक ही कहना था कि अब कोई भी यहाँ से बाहर न जाए। इसके लिए हम ऐसी योजना लॉन्च करेंगे कि झारखंड में ही हमारी बहनों को, बेटियों को सम्मानजनक रोजगार मिल जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयास से झारखंड में ही ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि यहाँ की महिलाओं, युवाओं और लड़कियों को राज्य में रोजगार मिल सके। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, जिसमें उनको पैसे दिए जा रहे हैं कि पढ़ाई छोड़कर वो बाहर न जाए। फिर पलाश ब्रांड के माध्यम से उनको उनकी सामान को बेचने की व्यवस्था, स्किल डेवलपमेंट वगैरह जो है वो सब क्या कराया जा रहा है। इस मौके पर बाल कल्याण संघ के संजय मिश्रा ने कहा कि पलायन की समस्या पर रोकथाम के लिए सरकार के साथ समाज को भी आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के गठन के 23 वर्ष बाद भी पलायन यहाँ की एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इस सरकार से चला गया। इस सरकार की मसले जब तक समाज के हर व्यक्ति के बीच में और जब तक हम जागरूकता के साथ साथ उनके रोजगार के साधन को जब तक हम नहीं सुनिश्चित करेंगे तब तक हम इनको रोक पाना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि महानगरों से रेस्क्यू करके लाए गए लोगों के लिए पुनर्वास की उचित व्यवस्था बेहद जरूरी है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। रांची सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में आज तारा शाहदेव से जुड़े केस की सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई की ओर से वरीय लोक अभियोजक ने
कोर्ट को बताया कि दारा शाहदेव को धोखे में रखकर शादी की गई थी और शादी के बाद निकाह पढ़ाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला गया था। सीबीआई की बहस के बाद अब अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर रांची में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड के संबंध में ग्राम आजीविका, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और पर्यावरण से संबंधित विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई। रांची में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ट्रांसफॉर्मर रूरल इंडिया फाउंडेशन के एसोसिएट डायरेक्टर करीमुद्दीन मलिक ने कहा कि झारखंड में रहने वाली ग्रामीण आबादी के जीवन में उत्थान लाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सपनों की उड़ान के तहत खूंटी जिले के कालामाटी आवासीय विद्यालय की छात्राओं को लैपटॉप भी दिया जा रहा है। ये बहुत सुदूर क्षेत्र की लड़कियां हैं जो कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कालामाटी में पढ़ाई कर रही हैं। इनके लिए एक सपनों की उड़ान एक कार्यक्रम नीति आयोग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और TRIF संस्था के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें इस प्रोग्राम के तहत इनरोल्ड बच्चियों में से 9 बच्चियां IITG एंड 2 नीट PG क्वालिफाई किए हैं, नीट UG क्वालिफाई किए हैं। उनको आज एक फैसिलिटेशन सम्मानित किया जाना है। इस मौके पर फाउंडेशन के मनीष शर्मा ने कहा कि गांव के विकास के बिना देश के विकास की कल्पना पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन उनके साथ साथ भी वो लोग प्राइवेट की तरफ भी जाना पड़ता है। आज हम लोग 200 करोड़ का एक फंड लॉन्च कर रहे हैं जहां पे प्राइवेट जो छोटे नर्सिंग होम है उनको हम मदद करेंगे बेहतर करने के लिए। फाउंडेशन की कोशिश है कि ग्रामीणों की जरूरतों को समझा जाए और उसके अनुरूप उनके विकास का खाका तैयार किया जाए। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने जानकारी देते हुए कहा कि जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, PM आवास योजना जैसी केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों से लोगों को सीधे लाभ हुआ है। इस सूचकांक के अनुसार 13 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के चलते देश भर में करीब 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं। नीति आयोग ने सोमवार को राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की एक प्रगति संबंधी समीक्षा रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट बताती है कि देश भर में गरीबों के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं ने आम आदमी के जीवन में काफी सुधार किया है और गरीबी जैसे दंश से करोड़ों लोगों को मुक्ति मिली है। आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी सबसे तेज गति से कम हुई है। इंडिया इज ऑन टारगेट टू अचीव द SDG 1.2, which is halving the number of people on poverty. The baseline for that is 2015. It was 24.96%, 85. So we should be, say, take it as 25. We should be reaching 12.5. By 21, we have already reached below 15. In fact, if you probably do a survey today or the end of the year, we would have probably met the target. I think it's a very, very important achievement that we are on track or probably met the SDG target on poverty. उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली है, जहां करीब 3.5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और बिहार ने भी गरीबी को कम करने में अहम भूमिका निभाई है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य फोकस टीम इंडिया पर है, जिससे देश में हर क्षेत्र में विकास किया जा सके। Honorable Prime Minister, as its chairperson, is engaged in elaborating his vision of Viksit Bharat at 2047. But I should also say that there are 2 other visions of Honorable Prime Minister that Niti Aayog exists to support. One is the concept of Team India. गरीबी रेखा से तेजी से बाहर हो रहे लोगों के पीछे केंद्र सरकार की कुछ ऐसी योजनाओं को भी नीति आयोग ने सामने रखा है, जिनका असर देश के पिछड़े और दूर दराज के इलाकों में प्रभावी रूप से हुआ है। गरीबों के लिए घर, पोषण को बढ़ावा, रसोई गैस की उपलब्धता, बिजली, पेयजल और बैंक खातों, वित्तीय समावेशन जैसी सरकार की योजनाओं का गरीबी के स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अनुज यादव, DD न्यूज, दिल्ली। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पवार ने कहा है कि झारखंड समेत देश के कई राज्यों में सफाई कर्मचारियों को मौलिक सुविधाओं और अधिकारों से वंचित रखा गया है।
वे आज सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जीवन तथा पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना से संबंधित समीक्षात्मक बैठक के लिए रांची आई हुई थी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में अंजना पवार ने कहा कि सफाई कर्मचारियों का वर्ग समाज के अंतिम पायदान से आता है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं होती है, लेकिन समाधान के अभाव में वे आज भी कई तरह की परेशानियों का सामना करने के लिए मजबूर हैं। स्तर कैसे सुधारें, उनका पुनर्वास हम कैसे करें, इसका अध्ययन करने के लिए जाता है। साथ ही एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि जो सफाई कर्मचारी वर्ग है वो बिल्कुल अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ एक ऐसा सामाजिक वर्ग है। जमशेदपुर में आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सहयोगियों को बोकारो से गिरफ्तार किया है। इन तीनों के पास से 2 लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन, नगद समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। इधर आरपीएफ ओसी संजय तिवारी ने बताया कि अपराधी चकमा देकर यात्रियों के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800117800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। माई गव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग सुझाव दे सकते हैं। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची से हावड़ा के लिए वंदे भारत ट्रेन बहुत जल्द शुरू होने वाली है। वंदे भारत ट्रेन रांची से हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस के रूट पर चलेगी। ये रांची से बोकारो, धनबाद और आसनसोल होते हुए हावड़ा जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि देश ने आज एक प्रगतिशील और जन नेता को खो दिया है। साहिबगंज जिले में नमामि गंगे योजना के तहत गंगा नदी को स्वच्छ रखने को लेकर जिला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। विकास भवन सभागार में मिस्त्री गाड़ियों को तैयार करने में जुटे हुए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चिड़िया ओपी अंतर्गत मनोहरपुर अंकुआ गोवा मुख्य मार्ग के समीप मुख्य सड़क किनारे एक युवती का शव बरामद किया गया है। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। गुमला जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित अंजन गांव में आपसी विवाद को लेकर बेटे ने लाठी डंडे से मारकर पिता की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर लिया। कोडरमा के सब रजिस्ट्रार मिताली शर्मा को एसीबी ने 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पीड़ित रामेश्वर प्रसाद यादव ने एसीबी को मिताली शर्मा द्वारा घूस मांगने की शिकायत की थी। मामले के सत्यापन के बाद एसीबी ने कार्यवाही करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। हजारीबाग की बरही में कथित तौर पर पुलिस हिरासत में युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान 22 वर्षीय मोहम्मद अशफाक खान के रूप में की गई है। परिजनों ने अशफाक की पिटाई का आरोप लगाया है। इस घटना के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम भी किया। अलग अलग जिलों और उनके गांवों, ब्लॉक में सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब के गठन की तैयारी शुरू हो गई है। सिमडेगा, खूंटी सहित अन्य जिलों ने इसके लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया है। पलामू जिले के भवनाथपुर में प्रखंड समन्वयक की हत्या के बाद आक्रोशित कर्मियों ने 17 से 19 जुलाई तक सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है। संघ के पदाधिकारी इस दौरान कलमबद्ध हड़ताल पर रहेंगे। खूंटी के उप विकास आयुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी ने कालामाटी स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में छात्राओं की कक्षा ली। उपायुक्त के निर्देश पर सपनों की उड़ान कार्यक्रम के तहत छात्राओं के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन भी किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण के लिए झारखंड समेत 9 राज्य सचिवों और 68 जिला कलेक्टरों को भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किए। राज्य के 9 जिलों को भी मिला पुरस्कार। गुमला में 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली ने डीआईजी के समक्ष किया आत्मसमर्पण। विभिन्न जिलों में 44 से अधिक मामलों में लंबे समय से पुलिस को थी तलाश। रांची सांसद संजय सेठ ने राज्य सरकार पर लगाए कई आरोप। कहा, रांची में पीडीएस डीलरों को 18 माह से नहीं मिला कमीशन। शिलान्यास के बाद भी सड़क परियोजनाओं पर नहीं शुरू हुआ काम।
और झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय, 24 तारीख तक राज्य के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना। अगले 72 घंटों में कई जगहों पर वज्रपात की चेतावनी।